स्टूडेंट, वेलकम टू कनेक्ट टू एग्जाम। आज हम डिस्कस करने वाले हैं रेलवे के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि चैप्टर टिश्यू से लिए गए हैं। लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक वृक्क नलिकाओं की भित्तियों का निर्माण करता है? तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी होगा, उपकला ऊतक, दैट इज द करेक्ट आंसर। जो उपकला ऊतक होता है ये क्या होता है कि वृक्क नलिकाओं में भित्तियों का निर्माण करता है। ऑप्शन नंबर डी जो होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइज आपका। गाइस यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी होगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपकला ऊतक। ये जो उपकला ऊतक होता है ये वृक्क नलिकाओं की भित्तियों का निर्माण करता है। यह शरीर के अंदर स्थित विभिन्न अंगों के बाहरी तथा भीतरी सतह का निर्माण करने वाली ऊतक को ही उपकला ऊतक कहते हैं। यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी होगा गाइस वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मानव शरीर के संचलन के लिए मुख्यतः उत्तरदायी होता है? तो गाइस मतलब कि मानव शरीर के मूवमेंट के लिए कौन सा यहाँ पे उत्तरदायी होता है? तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पेशी और संयोजी ऊतक का संयोजन जो होता है वो मानव शरीर के संचलन के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी होता है। गाइस यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो मानव शरीर के संचलन के लिए मुख्यतः तंत्रिका और पेशी ऊतक का संयोजन ही उत्तरदायी होता है। पेशी ऊतक पेशियों का निर्माण करती है, इसमें संकुचन की क्षमता पाई जाती है, तो ये जो होगा वो मूवमेंट के लिए उत्तरदायी भी होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इज दैट, हड्डी निम्न में से किस प्रकार के ऊतक का उदाहरण है? तो गाइस जो हड्डी होती है ना ये आपके संयोजी ऊतक का उदाहरण होती है। ठीक है, हड्डी संयोजी ऊतक का उदाहरण होती है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 इज दैट, इनमें से कौन सा ऊतक त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों में पाया जाता है? जो ऊतक त्वचा के नीचे पाया जाता है वो है हमारा वसा ऊतक। वसा ऊतक क्या होता है कि त्वचा के नीचे और उसके आंतरिक अंगों में पाया जाता है। ठीक है, वसा ऊतक त्वचा के नीचे तथा आंतरिक अंगों में पाया जाता है। यह एक प्रकार का ढीला संयोजी ऊतक है जो शरीर को इंसुलेशन प्रदान करने और प्रमुख अंग की रक्षा करने के लिए वसा को संग्रहित करता है। यहाँ जो ऑप्शन नंबर ए होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 इज दैट, इनमें से कौन सा ऊतक ऊतक की मरम्मत में मदद करता है? तो गाइस जो भी ये ऊतक मतलब ये जो एरियोलर ऊतक होता है ना, एरियोलर ऊतक ये क्या होता है कि ऊतक की मरम्मत में मदद करता है, एरियोलर ऊतक। ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो ये एरियोलर ऊतक होता है ना वो अंग के अंदर रिक्त स्थान को भरता है, आंतरिक अंगों की सहायता करता है और ऊतकों को ठीक करता है। ऑप्शन नंबर सी इज हियर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 इज दैट, मनुष्य एक संयोजी ऊतक के उदाहरण को पहचाने। मनुष्य में एक संयोजी ऊतक के उदाहरण को पहचाने। हम सब जानते हैं, हमने इसको प्रीवियस भी डिस्कस किया था कि जो हड्डी होती है ये क्या होती है, संयोजी ऊतक का उदाहरण है हड्डी। यहाँ पे ये संयोजी ऊतक का उदाहरण हो जाएगी क्योंकि जो हड्डी होती है ना वो क्या करती है, कनेक्ट करती है अंगों को, तो फिर ये संयोजी ऊतक का उदाहरण हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी जो होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 7 इज दैट, हमारे शरीर में कई अंग है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग सबसे बड़ा है? तो जो हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है ना गाइस वो होता है हमारा त्वचा, स्किन। स्किन जो होती है सबसे बड़ी अंग होती है। आप देख रहे होंगे कि हमारे शरीर में लगभग हर जगह फैली होती है, तो त्वचा जो होगी हमारे शरीर की सबसे बड़ी अंग होगी। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 इज दैट, ऊतक हमारे मुंह की आंतरिक अस्तर को बनाता है। मतलब इसमें से कौन सा ऊतक जो होता है वो हमारे मुंह की आंतरिक अस्तर को बनाता है? तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी जो होगा गाइस वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सरल स्क्वैमस एपिथेलियल ऊतक। ये क्या होता है कि हमारे आंतरिक मुंह के आंतरिक अस्तर को बनाता है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 इज दैट, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल किसमें मौजूद होती है? स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल जो होती है वो किसमें मौजूद होती है? यहाँ हमसे ये क्वेश्चन पूछा है। तो जो स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल होती है ना ये हमारी त्वचा में स्थित होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 इज दैट, पेशी ऊतक कितने प्रकार का होता है? गाइस ये जो पेशी ऊतक होता है ना वो आपका 3 प्रकार का होता है। रेखित पेशी, पेशी ऊतक 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है हमारा रेखित पेशी हो जाएगा, एक होता है अरेखित, और एक होता है हमारा हृदय, और एक होता है हमारा हृदय पेशी। ये जो पेशी ऊतक होता है वो 3 प्रकार का होता है, रेखित, अरेखित और हृदय पेशी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 11 इज दैट, निम्न में से कौन सा हिस्सा मानव त्वचा का सबसे बाहरी हिस्सा होता है? हम सब जानते हैं कि मानव त्वचा का सबसे बाहरी जो हिस्सा होता है वो होता है एपिडर्मिस। मतलब ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये मानव त्वचा का सबसे बाहरी हिस्सा होता है। ऑप्शन नंबर ए इज हियर है करेक्ट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 12 इज दैट हिस्टामिन स्रावक कोशिकाएं किसमें पाई जाती हैं? ये जो हिस्टामिन स्रावक कोशिकाएं किसमें पाई जाती है, यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन जो है हमसे पूछा गया है। तो गाइस ये हिस्टामिन स्रावक कोशिकाएं होती है ना, ये आपकी संयोजी ऊतकों में पाई जाती है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। हिस्टामिन स्रावक कोशिकाएं जो होती है संयोजी ऊतक में पाई जाती हैं। ठीक है, जो हम मतलब जितने भी प्राणी होते हैं ना, उनमें संयोजी ऊतकों में मुख्य घटक जो होता है कोलेजन नामक प्रोटीन होता है। संयोजी ऊतक में कौन सा घटक पाया जाता है? आपका कोलेजन। जो एक ये कोलेजन नामक प्रोटीन होता है ना, वो संयोजी ऊतक का मुख्य घटक होता है। ठीक है, संयोजी ऊतक में प्रायः तंतु कोरक जो तंतु को जन्म देता है, महाभक्षकाणु एवं मास्ट कोशिकाएं भी पाई जाती हैं। ये मास्ट कोशिकाएं जो संयोजी ऊतक में, ये जो मास्ट कोशिकाएं होती हैं, आप गाइस आपका कौन सी कोशिकाएं होती है? मास्ट कोशिकाएं होती है। यही क्या होती है? हिस्टामिन को स्रावित करती हैं। यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे गाइस। क्वेश्चन नंबर 13 इज दैट पुराने जाइलम में किस प्रकार के अपशिष्ट उत्पादों को संग्रहित किया जाता है? ठीक है, यहाँ पे हमसे पूछा है पुराने जाइलम में किस प्रकार के अपशिष्ट उत्पादों को संग्रहित किया जाता है। तो वो यहाँ पे हो जाएगा रेजिन और गोंद, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइस। ऑप्शन नंबर बी रेजिन और गोंद जो होगा इसका राइट आंसर होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। पुराने जाइलम में रेजिन और गोंद जैसे अपशिष्ट उत्पादों को संग्रहित किया जाता है। जाइलम में एक ऐसा जटिल ऊतक है जो संवहन बंडल के अंदर पाया जाता है। जाइलम जल संवहन में प्रमुख भूमिका अदा करता है। रसारोहण की क्रिया पौधों में जाइलम वाहिनियों के द्वारा होती है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारे रेजिन और गोंद सही आंसर हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 14 हमसे पूछ रहा है कि पादपों में अपशिष्ट उत्सर्जन की प्रक्रिया के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो पादपों में अपशिष्ट उत्सर्जन की प्रक्रिया के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है? ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन दिया है पादप मिट्टी में अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन नहीं करते हैं। ये तो कथन हमें गलत लग रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण में उत्पन्न एक अपशिष्ट उत्पाद नहीं, उसका तो यूज किया जाता है। पादपों में अतिरिक्त जल को स्थानांतरण द्वारा निकाल दिया जाता है, स्थानांतरण द्वारा तो नहीं निकाला जाता है। तो कुछ पौधों में अपशिष्ट उत्पाद रॉल रेजिन के रूप में संचित रहते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा गाइस वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि कुछ पौधों में जो अपशिष्ट उत्पाद होते हैं वो रॉल रेजिन के रूप में संचित होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज हियर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 इज दैट गाइस पौधों की पत्तियों द्वारा तैयार भोजन को फ्लोएम के माध्यम से पौधों के किन भागों तक पहुंचाया जाता है? यहाँ पे ये पूछा है कि जो पौधों की पत्तियां जो भी भोजन तैयार करती है उनको फ्लोएम पौधों के किन किन भागों में पहुंचाता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी जो होगा वह करेक्ट आंसर है। जड़ों, बीजों, फलों और विभ्योजक तक जो होता है वो फैलाता है। ऑप्शन नंबर डी जो होगा वहां पे गाइस करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए गाइस पौधों की पत्ती द्वारा तैयार भोजन को फ्लोएम के माध्यम से पौधों के जड़ों, बीजों, फलों और विभ्योजक तक पहुंचाया जाता है। फ्लोएम संवहनी पौधों में पाए जाने वाले परिवहन तंत्र के रूप में कार्य करने वाला जो